हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो उसका ये चैप्टर 1 है। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें क्या पूछा था, 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी पोर्शन आता है। ठीक है, तो अपन लाइन टू लाइन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं भी रीड करते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, तो आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, कार्यविधि, संविधान सभा की कार्यविधि वगैरह यहाँ तक अपन ने कर लिया था। उसके बाद आज अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बोते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। ये जाहिर बात है कि संविधान सभा के ओनली बलबूते पर कोई भी संविधान नहीं बन सकता। कोई भी संविधान सभा एक जैसे लोग नहीं हो सकते, उसमें अलग अलग जगह से लोग आएंगे, तो जाहिर है कि उनके जो विचार होंगे वो भी अलग अलग होंगे, वो क्या क्या उनकी मंशा होगी वो भी अलग अलग होगी। तो किस तरीके से एक संविधान बने, ऐसा क्या हो कि उनके सिद्धांतों पर आम सहमति हो। कोई भी सिद्धांत बना, कोई भी प्रावधान बना तो उस पर आम सहमति हो, ऐसा उसके लिए क्या हो। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक्चुअली क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन अलग अलग जगह चल रहे थे, पूरे देश में एक साथ आंदोलन चल रहे थे, उनको लीड करने वाले लीडर थे। तो लीडर और कुछ और अन्य लीडर थे, एक मेन लीडर होता था, कुछ अन्य लीडर होते थे। तो वो सभी आंदोलनकारियों से अलग अलग जगह, यहाँ आंदोलन चल रहा है, किसी दूसरी जगह आंदोलन जो चल रहा है वहाँ के आंदोलनकारियों से। माना कि राजस्थान में कोई आंदोलन चल रहा है, वो गुजरात वालों से भी मिल रहे हैं, वो मद्रास वालों से भी मिल रहे हैं, वो महाराष्ट्र वालों से भी मिल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो सभी की मांग क्या है? देश आज़ाद होना चाहिए। देश क्यों आज़ाद होना चाहिए? क्योंकि हमारे हकों को छीना जा रहा है, हमारे लोगों के हितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको गर्मा के साथ नहीं दिया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम नहीं कर सकते। तो ये सारी जो आम सहमति हैं वो पहले ही बन चुकी थी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। यानी कि संविधान क्या कर रही थी, एक तरह का कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में पहले से ही चीज़ें मिल चुकी थी, हमको विरासत में मिलने का मतलब मिल गई थी वो चीज़ें हमें, जो हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे उस टाइम ही हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया था कि हमें ऐसे ऐसे राज्य की या राष्ट्र की ज़रूरत है, हमें आज़ादी के बाद किस तरह का राष्ट्र चाहिए, ये बात हम पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे। तो संविधान सभा क्या कर रही थी, केवल उनको मूर्त रूप दे रही थी, यानी हकीकत में ला रही थी। मूर्त रूप का इन दी सेंस, एक होता है अमूर्त और दूसरा होता है मूर्त। अमूर्त क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में सोचा, अच्छा ताजमहल, तो ताजमहल आते ही मेरे दिमाग में तस्वीर आ गई कि अच्छा ताजमहल ऐसा है, वाइट कलर का है, संगमरमर का बना हुआ है, गुम्बद टाइप की स्ट्रक्चर है, ये वो मेरे माइंड में सीधे आ गई। लेकिन अगर वही चीज़ हकीकत में मेरे सामने बनकर आ जाए, अगर मैं आगरा जाता हूँ तो मुझे सामने ताजमहल दिख जाता है, तो उसको मूर्त रूप मिल गया क्योंकि हमने डायरेक्टली देख लिया। मूर्त रूप का मतलब हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, है ना, फिजिकली टच कर सकते हैं उसको। जबकि अमूर्त रूप, मन में ताजमहल है, उसको हम जो है फिजिकली टच नहीं कर सकते, बस हाँ मन ही मन में फील कर सकते हैं, हाँ ताजमहल ऐसा है, ये है, वो है। तो वो होता है मूर्त और अमूर्त रूप। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। तो वो कौन कौन से थे? जैसे कि भारत सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए,
किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, एक्सेट्रा। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। यानी ये ऑलरेडी पहले से ही बहस थी। हम अगर किसी चीज में हम फंसे हुए हैं ना, दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल के सेंस मतलब हम जो है वो क्या बोलते हैं, गुलामी की वीडियो से बंधे हुए थे। हम आंदोलन करने के, हमें आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, हमें आजाद होना है, सब लोग एक साथ जुट हो गए। तो हम जो सोचेंगे ना वो आइडियल तरीके से सोचेंगे कि जब हम आजाद होंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा देश ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे रहने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो सारी चीजें आइडियल तरीके से होती हैं। उस टाइम पे लोगों को ये नहीं सोचते कि हम इसको दबाएंगे, हम उसको दबाएंगे, एक बार आजाद हो जाने दो फिर बताएंगे हम तुम्हें। ऐसा नहीं सोचते हम। उस टाइम सोचते हैं कि बस हम आजाद हो जाएं, हम सब एक ही है, फिर हम एकदम चैन से रहेंगे, अमन से रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। तो आइडियल तरीके से ये सब बातें पहले ही चल रही थी। संविधान आया तो उसमें भी आइडियल तरीके से रखनी थी चीजें, तो और ज्यादा आसान हो गई चीजें। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। क्लियर है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को लाया गया था, किस में लाया गया, संविधान सभा में, तो उसका जो सबसे अच्छा सारांश है वो नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें हमें मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। बिल्कुल, इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया। आपको याद रखनी है सारी चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या था, तो संविधान सभा के जितने भी उद्देश्य थे उनको प्रस्तावित किया गया, परिभाषित किया गया। संविधान की जो आकांक्षाएं थी कि संविधान क्या चाहता है और उसके जो मूल्य थे को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। मौलिक प्रावधान क्या है, जो उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्य है उससे प्रेरित और उनका सारांश है। इस प्रस्ताव के आधार पर हमें संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, एक सार्वजनीन पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। क्लियर है? ये जो प्रस्ताव दिया गया तो कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें क्या क्या संविधान में क्या, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, संप्रभु होना चाहिए, सोबेराइन, और एक सार्वजनीन पहचान, एक यूनिवर्सल पहचान होनी चाहिए जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूलभुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। यानी कि कुल मिला के बात क्या रही है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोगों को आश्वासन दिए गए ना, आज़ादी के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, उन सभी का जो है एक प्रतिबद्धता है, नैतिक प्रतिबद्धता, यानी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं संस्थागत व्यवस्थाएं। ये देख लेते एक बार, यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता, हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता, क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता? बिल्कुल ऑब्वियसली चीज़ें अलग अलग होती हैं भाई। एक्चुअली तुम्हें क्या लगता है कि जो 10 साल में हुआ 1937 से 1947 के बीच में हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। 1947 से 1957 आई थिंक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ हो चुकी थी 1956 में, आई थिंक, जहाँ तक मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो हमारे जब संविधान निर्माता ही नहीं रहते तो आज जैसा संविधान बनना तो फिर पॉसिबल ही नहीं था। जैसे मैं बात करूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अगर वो ना होते तो जाहिर सी बात है कि साइंस में इतना योगदान जो उन्होंने दिया, या न्यूटन साहब जो थे, साइंस में जितना योगदान उन्होंने दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया कि इन दी सेंस मतलब ग्रेविटेशन का कोर्स है न्यूटन साहब ने किया था,
क्या पता कितने साल बाद होती वो, उनके जो माइंड में चल रही थी वो क्या पता कितने सालों बाद आती। फॉर एग्जाम्पल सुकरात थे, सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो थे, सुकरात ने प्लेटो को बहुत सारी चीजें सिखाई। सुकरात ही नहीं होते तो प्लेटो कहां से सीखता। तो इंसान का होना बहुत जरूरी, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है, उसका आईक्यू लेवल अलग अलग है, उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग है, उसका मन अलग अलग है। मन के से अगर एक के मन में कपट भर रहा है और एक के मन में एकदम शालीनता है, सुलभ आदमी है कि नहीं यार मुझे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, एक है जो हमेशा बुरा करने के बारे में सोचता रहता है। तो हर इंसान अलग अलग है, तो चीज़ें बहुत अलग होती, चाहे 1937 हो या 1957। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। बिल्कुल जैसे कि हमने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच ऐसा संतुलन स्थापित किया कि कोई भी एक अपनी पावर का दुरुपयोग ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विधायिका के पास, संसद के पास ही दे देते सारी पावर, तो बहुमत होता सरकार का और वो जो चाहे वो चेंज कर देती, हमारे संविधान के मूल रूप को भी चेंज कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है उस पर लगाम लगा के रखती है। अगर कोई कानून है, कोई नियम है, कोई बिल है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता यानी संवैधानिक रूप से नहीं होता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सीधा नल एंड वॉइड कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, झंझट खत्म कि ये कानून अब पास ही नहीं होगा, ये कानून है ही नहीं। उसी टाइम से चाहे संसद को उसे पास करने में 2 महीने लग गए, सुप्रीम कोर्ट इसे 2 मिनट में खारिज कर देगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो संस्थाओं के पास क्या है, संतुलित ढंग से व्यवस्थित करना, यानी संस्थाओं के पास क्या है, अलग अलग पावर है एक दूसरे पर लगाम लगाने के लिए। मनमर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, न्यायपालिका अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रहना होगा, संविधान के अंतर्गत ही रहना होगा। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, बिल्कुल सही बात है, और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न, हाँ ये हमने बात कर लिया, कि बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। क्लियर है? संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। कौन कौन सी किया था संविधान ने? एक तो संसदीय शासन व्यवस्था हो गई और एक संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या करेगी? विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है शक्तियों का वितरण। दूसरी क्या करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। संघात्मक मतलब अलग अलग राज्यों से मिलकर के क्या बनेगा? संघ बनेगा ना, तो संघात्मक हो गया। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसमें कुछ संकोच होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मौलिक अधिकारों की बात करूं, अगर कोई देश पहले से आजाद है, अगर कुछ उस देश में अच्छे से संविधान लागू है, लोकतांत्रिक संविधान लागू है, तो जाहिर सी बात है उसमें मौलिक अधिकार होंगे, उसमें जीने का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, उसमें गुट बनाने का अधिकार होगा, वो जो चाहे वो कर सके, वो सारी चीजें होंगी। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि संविधान को सिर्फ नकल कर करके बनाया गया है। अब किसी संविधान में, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के संविधान में शिक्षा का अधिकार है, तो इसका मतलब हमारा संविधान अब बन रहा है, ठीक है, 1950s के करीबन, हाँ उस वाले दशक में बन रहा है ना, 50s वाले दशक में, ठीक है। हमारा संविधान कब बन रहा है? अब बन रहा है। अमेरिका का पहले ही बन चुका है, तो इसका मतलब हमें शिक्षा का अधिकार तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका के संविधान में है। जीवन जीने का अधिकार है, वो नहीं लेना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके संविधान में है। हमें सार्वजनिक वोट डालने का अधिकार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी संविधान में तो है। हमें मौलिक कर्तव्य नहीं लेने चाहिए,
क्योंकि सिर्फ सरकार ही सरकार करे लोगों के लिए, लोगों की कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि वो सरकार के प्रति या हमारे संविधान के प्रति, हमारे देश के प्रति कुछ करे। तो हमें मौलिक कर्तव्य भी नहीं लेने चाहिए थे। तो एक्चुअली क्या है कि जो सही चीजें होती है, सही चीजें का मतलब यूनिवर्सल एक ही चीज हो सकती है ना। अब जीवन जीने का अधिकार तो सभी को चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन चाहिए। अब गरिमापूर्ण जीवन किसी संविधान ने पहले से डाल रखा है, तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? तो जो बेसिक चीजें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। हम आगे देखते हैं वो कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं, फिलहाल इसको कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, सभी को रीड किया, सारे संविधान को, जो जो चीजें अच्छी लगी वो हमने ले ली आइडियलिस्टिक तरीके से। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। उन्होंने सारी चीजें ली। भाई यूरोप में अगर कोई मतभेद हुआ, उन्होंने उस बात का ध्यान रखा। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे, वो जो काफी टाइम तक, क्या बोलते हैं, युद्ध नहीं, मतलब यार मेरे माइंड से स्लिप हो रही है वो चीज, आंदोलन चला, काफी दिन तक आंदोलन चला। उस चीज को भी ध्यान में रखा कि नस्ल भेद नहीं होना चाहिए, जातिगत भेद नहीं होना चाहिए, धर्म की अंतर मतलब धर्म वाला भेद नहीं होना चाहिए। वो चीजें वहां से ली गई। तो आंदोलनों का भी ध्यान रखा उन्होंने, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिससे कि हम ये कह सके कि यार अगर हमने वो चीज ध्यान में दे ली होती तो आज हमारे देश के साथ ऐसा नहीं होता। सारी चीजों को उन्होंने देखा, सारे संविधानों को पढ़ा, सारे आंदोलन वगैरह को देखा, सब कुछ देखा, तब जाकर के एक संविधान बनाया। तो हमारा संविधान तभी तो मतलब सर्वोत्तम संविधान में आता है क्योंकि हमने सभी चीजों को देखा हुआ है, सारे संविधानों की, देशों के संविधानों को। अब सारे देशों के संविधानों को देखा हुआ है तो भाई सभी से हम कुछ कुछ चीजें लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अगर हम आपको डीपली कराएंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस के अगर हम आपको डीपली कराते तो हमें बहुत सारी बुक्स से चीजें लेनी पड़ेंगी। अगर हमें भारत का संविधान लेना है तो हमें एम लक्ष्मीकांत का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्या है, हमें अलग अलग चीजों से गैदर करनी पड़ेंगे। एम लक्ष्मीकांत से गैदर करना पड़ेगा। अगर किसी टीचर के नोट्स पढ़ूंगा, उस टीचर के नोट्स अच्छे लगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें लूंगा। तो अगर मैं सभी जगह से थोड़ा 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 करके ले रहा हूं तो मेरे नोट्स जो होंगे वो सर्वोत्तम होंगे, क्योंकि मैंने सभी जगह से अच्छी अच्छी चीजें ली है। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया, बिल्कुल, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था। बिल्कुल सही बात है। लोग आजकल बोल देते हैं कि नकल ही तो की थी। बिल्कुल नहीं, नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। यह बहुत अच्छी चीज की। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर होना चाहिए। हम एक बार ये देख लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बिंदु। इसे क्यों छोड़ा जाए? तो उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बिंदु क्या थी, आपको याद रहने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बिंदु थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। भारत क्या होगा कि जो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में जो भारतीय क्षेत्र आते हैं, वो जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों के बाहर के कोई भी ऐसे क्षेत्र जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, ऑटोनॉमस, और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। यानी संघ की इकाइयां, यानी कि जो यूटीज हो गए, यूटीज तो डायरेक्टली वैसे भी सेंट्रल के अंडर में ही आती है। अगर स्टेट की बात हो गई तो स्टेट में क्या होगा कि वो सारी काम करने के योग्य होंगे, वो सारी शक्तियां उनको मिलेंगी
जो केंद्र सरकार के पास नहीं है। यानी किसी राज्य में अगर सड़क बनवानी है तो वो राज्य करेगी, एजुकेशन का ध्यान रखना है तो वो क्या है, राज्य करेगी, बिजली पानी का ध्यान रखना है, लोगों की और भी कई समस्या उनका ध्यान रखना तो वो राज्य करेगी, क्योंकि ये काम संघ के पास सेंट्रल के पास नहीं है। भाई सेंट्रल क्या क्या करेगी, बहुत सारे काम होते हैं ना सेंट्रल के पास करने को। अगला है संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। क्या कह रहे हैं वो, संप्रभु और जो स्वतंत्र भारत है ना, और इसके संविधान की जितनी भी शक्तियां हैं, यानी कि इस संविधान में जितनी भी शक्तियां दी गई हैं उसका स्रोत कौन है, उसका स्रोत जनता है। यानी खुद जनता इसको बना रही है, हम लोगों ने नहीं बनाया, जनता खुद बना रही है। जितनी भी शक्तियां दी गई हैं वो जनता के द्वारा दी गई हैं संविधान में। अगला है भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। भाई ये क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना है कि भारत के सभी लोग जितने भी हैं उनमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, कानून के समक्ष सभी को समानता मिलेगी, प्रतिष्ठा रहेगी, अवसर की समानता रहेगी, एंड कानून और सार्वजनिक नैतिकताओं की सीमाओं में रहते हुए, यानी कि आपको लीगल बाइंड रहना है। लीगल बाइंड का इन द सेंस ये हुआ, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, भाषण, भाषण का मतलब ऐसे कोई भाषण आप नहीं दे सकते जो उकसाऊ हो, भीड़ को उकसाए, ऐसे नहीं दे सकते। अपनी अभिव्यक्ति करेंगे तो ऐसे अभिव्यक्ति नहीं करेंगे कि सामने वालों को इससे नुकसान हो। तो किसी भी प्रकार की आप कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कि मैं रेजिडेंशियल एरिया में कोई केमिकल फैक्ट्री खोल लेता हूं, तो ये गलत है, क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, गैस रिलीज हो गई, कुछ भी हो गया। तो आपको क्या करना है, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहना है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। मतलब इन सभी को सुरक्षा दी जाएगी, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, पिछड़े वर्ग हों, जनजातीय क्षेत्र के हों, दलित हों, अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी वगैरह हों, कोई भी हो, यानी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन सभी को सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। यानी कि जितने भी सभ्य राष्ट्र करते हैं ना, उस तरीके से कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। यानी कि हमें अपनी पूरी सिक्योरिटी करनी है, पूरी, जल की भी, थल की भी और वायु की भी। तभी तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना मिलती है, क्योंकि कोई हमारे क्या है, एयर के थ्रू हमारे एरिया में नहीं आ जाए, थल के थ्रू हमारे एरिया में नहीं आ जाए, और जल के थ्रू हमारे एरिया में नहीं आ जाए। तो ये हमारी सिक्योरिटी करना हमारा काम है। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। यानी विश्व शांति के लिए और मानव कल्याण के विकास के लिए देश क्या करेगा, स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ये देख लेते, संविधान सभा में चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चर्चा कर रहे हैं। तो इनका एक क्योट है, उस टाइम इन्होंने जो भाषण बोला था वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा वाद विवाद खंड 7 पृष्ठ 374 पृष्ठ 37 4 नवंबर 1948 को क्या बोला, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। भाई आज हमने जो संविधान बनाया है, क्या इसमें कुछ और भी नया हो सकता है। आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। यानी कि इन्होंने संविधान संशोधन के लिए वो रखा, इसमें जगह रखी
या तो ये ऐसा करते कि वहीं की वहीं बना के चले जाते कि संविधान ये है, कंप्लीट हो गया भाई, आज से भारत का संविधान यही है, ना इसे कोई चेंज कर सकता ना कुछ कर सकता है। तब तो ये बहुत गलत होता, क्योंकि 1947 के टाइम की बात और आज चल रहा है 2025, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारे देशों से हमारे रिलेशन चेंज होते हैं, लोगों की आवश्यकताएं चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हों जो वो उस टाइम पे अपने माइंड में ना रख सके हों, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे देश का जब शासन चले तो माइंड में या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आए चीज़ें कि नहीं, देश में इस चीज़ की भी ज़रूरत है, देश में इस चीज़ की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षा नीतियाँ होगी, तो टाइम टाइम पर शिक्षा नीतियाँ चेंज हो रही हैं। तो ये देश विश्व को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो इसका भी प्रावधान रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है हमारे संविधान की, वरना संविधान नष्ट हो जाता, दृढ़ संविधान नहीं टिक सकता ना। अब अपन बात करते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। ये पूछे जाते हैं, आपको याद भी होने चाहिए। ये ब्रिटिश संविधान, वहां से क्या लिया गया? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, बिल्कुल सही बात है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव में जीतेगा। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार कैसी होगी? संसद के रूप में होगी। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कानून के शासन का विचार, ये कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से। कानून के शासन का विचार लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, विधायिका जो रहती है यानी कि लोकसभा वगैरह जो है, उसमें अध्यक्ष जो होता है उसकी भूमिका क्या है, उसका पद क्यों जरूरी है, उसका पद। कानून निर्माण की जो प्रोसेस है, विधि, तो ये सारी चीजें कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। कौन सा? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, एंड लास्ट है कानून निर्माण की विधि। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब लोग बोलेंगे कि ये नकल करके बनाया गया, तो कानून निर्माण की विधि और कौन सी लेके आते? कितना अच्छा प्रोसेस है हमारा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की सोच जो है लोगों को चेंज करनी चाहिए। आयरलैंड के संविधान की बात की जाए तो कहाँ क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। फ्रांस के संविधान की बात करें तो वहां से क्या लिया गया? स्वतंत्रता ली, लोगों को फ्री रहना है, समानता ली, सभी के साथ बराबर व्यवहार करना है, और बंधुत्व का सिद्धांत। ये कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। अगला बात करते हैं कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एकदम पावरफुल होनी चाहिए राज्य के पीछे। अगर कोई राज्य में डिस्प्यूट, अलग अलग राज्य में डिस्प्यूट, सेम राज्य में डिस्प्यूट होता है, तो सेंट्रल क्या डायरेक्टली उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा और सेना के अंडर में छोड़ दिया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो कनाडा से दो लिए गए, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अगला अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची, कि लोगों के मौलिक अधिकार कौन कौन से होने चाहिए, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आपके अगेंस्ट फैसला आया, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, और वहाँ जाके आप PIL लगा सकते हैं, या आप जो है वो केस रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसकी क्या द्वारा से सुनवाई होगी, द्वारा से देखा जाएगा क्या क्या कमी रह गई, सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। अपील जिसे बोलते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। और न्यायपालिका जो होती है वो फ्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यायपालिका पर ही बंदिश है। अगर न्यायपालिका पर बंदिश रहेगी या कोर्ट्स पर बंदिश रहेगी तो वो जो है फ्री फेयर एकदम डिसीजन नहीं दे पाएंगे। तो न्यायपालिका की जो फ्रीनेस है वो कहाँ से आई? तो वो अमेरिका से आई।
और द्वारा से अपीलीय जो पावर है वो भी अमेरिका से, और मौलिक अधिकारों की सूची ये आपकी अमेरिका से। तो चलिए, आपका जो है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका चैप्टर 1 है, ये कंप्लीट हो चुका है। भारत का संविधान क्यों और कैसे, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिलहाल यहीं तक, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जिसमें अपन कंप्लीट करेंगे आगे चैप्टर 2। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।